नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी। आज हम लोग चरवाका की फ़िलॉसफ़ी देखेंगे। इसके पहले मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने सिलेबस बताया है और भी मैंने कुछ बेसिक टर्म्स बताए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ़िलॉसफ़ी को समझने के लिए। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स का फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल है यूपीएससी एग्ज़ाम में और स्टेट पीएससी एग्ज़ाम में, उनके लिए ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चे सोच रहे हैं ऑप्शनल लेने के लिए फ़िलॉसफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो वो ये लेक्चर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चरवाका की फ़िलॉसफ़ी जो है वो पहला से हमारे सिलेबस में फ़र्स्ट टॉपिक है। इसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ना है, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़। दोस्तों, बस हमें 2 ही टॉपिक पढ़ना है, एक थ्योरी ऑफ नॉलेज और एक रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़। थ्योरी ऑफ नॉलेज का मतलब हुआ ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, एंड रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ का मतलब हुआ कि एक ऐसी एंटिटीज़ जो हमारे सेंस के बियॉन्ड है, जो जैसे कि गॉड, सोल, रीबर्थ, इसे हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स इसे परसीव नहीं करते हैं, हम इससे अवेयर नहीं हैं। तो ऐसी ऐसी सारी चीज़ें लाइक कि सोल, आत्मन, गॉड, लिबरेशन, मोक्ष, तो ये सारी चीज़ें चरवाका ने रिजेक्ट कर दिया था, चरवाका नहीं मानते हैं। दोस्तों, तो हम एक एक करके समझेंगे। इस लेक्चर में मैं थ्योरी ऑफ नॉलेज डिस्कस करूँगी, उसके बाद मैं ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ डिस्कस करूँगी। दोस्तों, चरवाका की फ़िलॉसफ़ी में पहले ये समझ लो आप कि इनकी फ़िलॉसफ़ी कैसी है। इनकी फ़िलॉसफ़ी हेटेरोडॉक्स है। दोस्तों, हेटेरोडॉक्स का मतलब ये होता है कि जो वेद को नहीं मानते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कि जो लोग भगवान को मानते हैं, और हेटेरोडॉक्स का मतलब होता है जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं। बट दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। फ़िलॉसफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो वेद में बिलीव करते हैं, जो वेदास में बिलीव करते हैं, और हेटेरोडॉक्स का मतलब होता है जो वेद में बिलीव नहीं करते हैं। तो इससे आपका एक सेंस क्लियर हो गया कि जो चरवाक की फ़िलॉसफ़ी है वो वेदा को नहीं मानती है, हेटेरोडॉक्स है। एथियस्ट फ़िलॉसफ़ी है, गॉड को भी नहीं मानती है ये फ़िलॉसफ़ी। प्लूरलिज़म है। दोस्तों, यहाँ पे प्लूरलिज़म का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे प्लूरलिज़म का ये मतलब हुआ कि चरवाका ने एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को रियलिटी माना है इस वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस के लिए, इस वर्ल्ड के फॉर्मेशन के लिए। हम एक एक टॉपिक को अच्छे से देखेंगे, काफ़ी लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, सो आप स्टे कनेक्टेड। दोस्तों, मेटेरियलिस्टिक है, मटेरियल को मानता है कि चरवाक की फ़िलॉसफ़ी ये कहती है कि कोई आफ्टर बर्थ या फिर प्रीवियस बर्थ कुछ नहीं होता, यही लाइफ है, यही प्रेजेंट लाइफ है जो है, इसी को एंजॉय करना चाहिए। और चरवाका की काफ़ी फेमस लाइन है कि ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी, मतलब दोस्तों खाओ पियो और खुश रहो। तो चरवाका की फ़िलॉसफ़ी थोड़ी सी काफ़ी अलग है और फ़िलॉसफ़ी के कंपैरिजन में। तो और हम देखते हैं कि और क्या कहती है। दोस्तों, जो चरवाका की फ़िलॉसफ़ी का जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है उसमें एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स आता है जिसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। दोस्तों, सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज का मतलब है कि जो नॉलेज है, जो हमें नॉलेज मिल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है और वैलिड सोर्स क्या है। तो चरवाका ने ये कहा था कि परसेप्शन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। परसेप्शन का मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स जिस चीज़ को परसीव करते हैं उसी को हम कहते हैं परसेप्शन। दोस्तों, जैसे कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स में आता है हियर, टू सी, टच, टेस्ट एंड स्मेल। तो दोस्तों, इन 5 सेंस ऑर्गन्स के जो सेंस एक्सपीरियंस होते हैं वो ये होते हैं, जैसे कि विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी एंड टेक्सचुअल। दोस्तों, जैसे कि विजुअल का मतलब आपको पता है कि विजुअल का मतलब क्या होता है। विजुअल का मतलब हुआ देखना,
ऑडिटरी का मतलब हुआ सुनना, ऑल फैक्ट्री का मतलब हुआ स्मेल, गस्टेटरी का मतलब हुआ टेस्ट, और टैक्चुअल का मतलब हुआ स्किन, टच। तो दोस्तों ये चरवाका की फ़िलॉसफी ये कहती है कि हमारी जो परसेप्शन, जो हमें जो चीज़ें दिखती है, जो हमारे ये 5 सेंस ऑर्गन्स परसीव करते हैं, या फिर उससे जो हमें अनुभव होता है और उस चीज़ से जो हमें नॉलेज होती है, वही एक सही नॉलेज है, वही एक सही सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। और इन्होंने बस परसेप्शन को ही, जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि जो इंडियन फ़िलॉसफी है, इंडियन फ़िलॉसफी में 6 प्रमाणास माने गए हैं। मैंने इसके पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला है परसेप्शन, दूसरा है इन्फ्रेंस, अनुमान, तीसरा है वर्बल टेस्टिमनी, कंपैरिजन, नॉन इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस एंड नॉन एप्रीहेंशन। तो कुछ फिलोसोफर्स 2 मानेंगे, कुछ 3 मानेंगे, कुछ 4 मानेंगे, कुछ 1 मानेंगे। तो चरवाक की फ़िलॉसफी में बस परसेप्शन को अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है। इसका मतलब ये है कि इसने जो अदर सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है उसको रिजेक्ट कर दिया है। फिर चरवाका से पूछा गया कि आपने परसेप्शन को ही क्यों माना है अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो चरवाका ने कहा क्योंकि इससे हमें एक रिलायबल और ऑथेंटिक नॉलेज गेन होता है, जो कि अदर नॉलेज से नहीं मिलता है। जैसे कि दोस्तों जो इन्फ्रेंस है, जो सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है, अनुमान जिसको कहते हैं, उसका यही मतलब होता है इन्फर्ट कर लेना, जो हम खुद से अनुमान कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों उसमें हम श्योर नहीं होते, हमारी सेंस ऑर्गन्स उसे परसीव नहीं करती है, नहीं देखती है, लेकिन फिर भी हम एक मेंटल लेवल पे एक उसे सोच लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, जो कि काफ़ी अनसर्टेन है। तो चरवाका ने इस फिलॉसफी को रिजेक्ट कर दिया था। और तो परसेप्शन, फिर उनसे पूछा गया कि परसेप्शन ही क्यों है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो इन्होंने ये कहा कि परसेप्शन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज बिकॉज जो परसेप्शन की क्वालिटीज़ है, लाइक रिलायबल नॉलेज एंड ऑथेंटिक नॉलेज जो हमें मिलता है, वो अदर प्रमाणास में नहीं मिलता। अदर प्रमाणास मतलब अदर सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज में हमें ये ऑथेंटिक एंड रिलायबल नॉलेज नहीं मिलता। तो इसीलिए चरवाका ने जो अदर प्रमाणास हैं वो सारे प्रमाणास को रिजेक्ट करके केवल परसेप्शन को ही सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना है। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्फ्रेंस को, अनुमान को चरवाका ने रिजेक्ट किया है। दोस्तों इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान, अनु प्लस मान। दोस्तों यहाँ पे अनु का मतलब हो जाता है आफ्टर, एंड मान का मतलब होता है नॉलेज, आफ्टर नॉलेज, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं आफ्टर नॉलेज। दोस्तों अगर हम कहते हैं कि आफ्टर नॉलेज यानी बाद की नॉलेज, तो इसका ये मतलब है कि ये नॉलेज कहीं ना कहीं किसी पहले भी किसी चीज़ पे बेस्ड था, तब तो ये बाद हुआ। तो दोस्तों पहले ऐसा नॉलेज जो पहले किसी नॉलेज पे बेस्ड हो और बाद में फिर उसे नॉलेज होती है, तो उसे हम व्याप्ति कहते हैं। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझाऊंगी इसका क्या मतलब है। जैसे कि ये पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ से मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, यहाँ से आग, फायर निकल रहा है, और यहाँ पे स्मोक है। तो दोस्तों ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। तो इसमें ये देखेंगे हम कि जो ये पहाड़ है, ठीक है, तो ये है मेरा माइनर टर्म। अच्छा ये छोड़िए आप, ये जो है, जो धुआं निकल रहा है, ये जो फायर है, यहाँ पे कुछ स्मोक है तब तो फायर है। दोस्तों काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज़ फायर। एक यूनिवर्सल एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जहाँ धुआं है वहाँ आग है, वहाँ आग होती ही होती है। तो दोस्तों इस रिलेशन को हम, तो इसी तरह जैसे कि आफ्टर नॉलेज प्रायर नॉलेज के कॉन्सेप्ट में समझा दूँ कि प्रायर नॉलेज हुआ स्मोक और आफ्टर नॉलेज हुआ फायर।
ठीक है। तो दोस्तों इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा नॉलेज जो किसी प्रायर नॉलेज पे बेस्ड हो उसे हम व्याप्ति कहते हैं। तो इस रिलेशन को हम व्याप्ति कहते हैं। जैसे कि हमने ये बात कह दिया कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहाँ धुआं है वहाँ आग है। तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसे हम व्याप्ति कहेंगे। जैसे कि व्याप्ति एक ऐसा रिलेशन होता है, कोई भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट आप ले सकते हैं, जैसे कि कौवा काले होते हैं। लेकिन दोस्तों हम इसके आप क्रो वाला एग्जांपल यहाँ नहीं देंगे, आप स्मोक और फायर वाला एग्जांपल देंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो दोस्तों अगर हमने कहा कि सारे कौवे काले होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ये सारे लोग मानते हैं। तो अगर ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है तो इसके रिलेशन को हम व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति एक ऐसा रिलेशन होता है जो किसी प्रायर नॉलेज पे बेस्ड है। एक अनकंडीशनल यूनिवर्सल रिलेशंस होता है मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म का मतलब हुआ है दोस्तों, मिडिल टर्म का मतलब ये स्मोक एंड मेजर टर्म का मतलब ये फायर। इसी को हम कहते हैं आफ्टर नॉलेज, प्रायर नॉलेज, और उनके रिलेशन को हम व्याप्ति कहते हैं। अगर आपको पहली बार में ना समझ आए तो वीडियो दोबारा देखिएगा। तो दोस्तों ये एक था रिलेशन। तो इस चीज़ को चरवाका ने रिफ्यूट कर दिया है। चरवाका ने कहा कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं मानता हूँ, मैं अनुमान मानता ही नहीं हूँ, तो मैं व्याप्ति कैसे मान लूँगा। जब उन्होंने इन्फ्रेंस जो है, जो कि सारे फिलोसफर्स, मोस्टली फिलोसफर्स ने माना है, तो जब उन्होंने इन्फ्रेंस नहीं माना है तो व्याप्ति वो कैसे मानेंगे। और दोस्तों व्याप्ति जो है वो इन्फ्रेंस का एक लॉजिकल ग्राउंड है। दोस्तों एरिया ऑफ चरवाका के हिसाब से जो हम परसीव्ड करते हैं, चरवाका ने क्यों नहीं माना इन्फ्रेंस या व्याप्ति को, क्योंकि हमारा जो एरिया ऑफ परसेप्शन है वो काफ़ी सीमित है। कहने का मतलब कि हम जो चीज़ें देखते हैं, हमारी सेंस जो एक्सपीरियंस करती है वो बहुत दूर की चीज़ें, जैसे कि हमें कुछ देखना होता है तो हम बहुत दूर की चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं। हमारी आँखें जहाँ तक जाती हैं वही की चीज़ें देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसलिए चरवाका ने कहा कि जो हमारा परसीव्ड करने का या फिर परसेप्शन का जो एरिया होता है वो पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में होता है, वो सीमित होता है, वो कन्फाइंड होता है। तो इसीलिए हम कैसे अनुमान कर लें कोई चीज़। और जो इन्फ्रेंस है वो तो काफ़ी मतलब अनुमान कर लेना मतलब कि आप एकदम आपने विज़न कर लिया कि हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है, आपने परसीव नहीं किया। तो दोस्तों अगर कुछ कंक्लूज़न पे आपने यूनिवर्सल कंक्लूज़न डिराइव कर दिया तो उसे हम कहते हैं फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशंस। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी यहाँ। दोस्तों जैसे कि साइंस की थ्योरी होती है, साइंस की थ्योरी भी इंडक्शन थ्योरी को मानती है। दोस्तों इसका इंडक्शन थ्योरी का ये मतलब है कि जैसे कि लैबोरेटरीज़ में साइंस जो होती है वो 2 एक्सपेरिमेंट करती है, 4 एक्सपेरिमेंट करती है, या फिर मान लो उसने 100 एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड हो गया, सही हो गया, तो वो उस 100 एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वो यूनिवर्सल कंक्लूजन दे देते हैं कि हाँ जो सारे लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, या फिर जो सन राइजेज इन फ्रॉम द ईस्ट। तो दोस्तों ये सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो साइंस कंक्लूजन देता है, जैसे कि बहुत सालों पहले जब एक्सपेरिमेंट हुआ था तो साइंस ने ये कंक्लूड किया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम होते हैं, ये बात साइंस ने प्रूव किया था। तो वो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गई थी, हर जगह उस बात को माना जा रहा था। तो इसीलिए दोस्तों अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ के बेसिस पे हम अगर यूनिवर्सल कंक्लूजन बना देते हैं तो उसे फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन कहते हैं। इसका ये मतलब है कि जैसे कि आपने इसको चरवाका ने रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट किया? तो चरवाका ने कहा कि आपने ये कैसे मान लिया, जैसे कि हम जानते हैं कि कौवे काले होते हैं, लेकिन दोस्तों हमने काले कौवे को हमने कितनी बार देखा है। हमने अपने भारत में देखा है, या फिर मान लो आप इंग्लैंड में देखोगे, या फिर यूरोप में देखोगे, आपने बहुत सारे कंट्रीज़ में देखे कि कौवे काले होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने इस धरती के इस यूनिवर्स के हर एक जगह के कौवे को एक्सपीरियंस किया है, उन्हें ऑब्ज़र्व किया है कि वो काले होते हैं, फिर आपने कैसे कह दिया कि कौवे काले होते हैं? तो चरवाका ने ये कहा है कि हमारी जो एरिया ऑफ परसेप्शन है वो काफ़ी लिमिटेड है, सीमित है पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में। तो हम अपने एक सीमित परसेप्शन से हम कैसे मान लें कि यूनिवर्सल कंक्लूजन है ये। तो अगर हम ऐसा मानते हैं तो ये इलिसिट जनरलाइजेशन होगा। तो ऐसे पिटिसियो प्रिंसिपी का कॉन्सेप्ट है
दोस्तों चरवाका ने इन्फ्रेंस को नहीं माना है। चरवाका ने कहा है कि अनुमान मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। अनुमान को अगर मानेंगे तो व्याप्ति मानना पड़ेगा, और व्याप्ति को मानेंगे तो अनुमान मानना पड़ेगा। तो दोस्तों पेटिशो प्रिंसिपी का मतलब होता है सर्कुलर फैलेसी, जो एक को मानने के लिए दूसरे को एक्सेप्ट करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अगर चरवाका ने इन्फ्रेंस को नहीं माना और व्याप्ति को मान लिया, तो दोस्तों व्याप्ति भी तो कहीं ना कहीं लॉजिकल ग्राउंड है, एक बेस है इन्फ्रेंस का। तो इसीलिए चरवाका ने कहा कि अगर मैं इन्फ्रेंस को मान लूँगा तो मुझे व्याप्ति को भी मानना पड़ेगा, और अगर मैं व्याप्ति को मानूंगा तो मुझे इन्फ्रेंस को भी मानना पड़ेगा। इसीलिए मैं दोनों में से किसी को नहीं मानता हूँ। अगर मैं किसी एक को भी मानता हूँ तो ये पेटिशो प्रिंसिपी हो जाएगी, फैलेसी ऑफ सर्कुलर फैलेसी हो जाएगी। दोस्तों वर्बल टेस्टिमनी के केस में भी चरवाका ने यही कहा था। मैं आपको बता दूं वर्बल टेस्टिमनी का क्या मतलब होता है। जो बातें कोई हमसे कहता है और हम उसको अनुमान कर लेते हैं कि वो सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। जैसे कि संत की बात हम सुनते हैं और मानते हैं, वेद की बात हम सुनते हैं मानते हैं। तो दोस्तों जो बोल के या फिर लिख के जो चीज़ें लिखी गई है, किताबों से जो हम नॉलेज लेते हैं, या फिर किसी ने कहा है, उस जो वैलिड लोग ने या किसी महापुरुष ने कुछ कह दिया, तो उसकी बातें हम जब सुन लेते हैं तो उसे कहते हैं वर्बल टेस्टिमनी के थ्रू एक सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। तो दोस्तों तो इसका ये मतलब है कि चरवाका ने इसे भी नहीं माना था। चरवाका ने क्यों नहीं माना इसे? चरवाका ने कहा कि जब आपसे कोई बात कह रहा है, जैसे कि मान लो कि मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको नॉलेज हो रही है। तो आपको जो नॉलेज हो रही है तो वो आप ये कहोगे कि आपको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। आपको मिल रही है नॉलेज क्योंकि आप सुन रहे हो किसी की बात, किसी के वर्ड्स, किसी के लेक्चर। तो दोस्तों चरवाका ने ये कहा कि जब आप किसी की बात सुनते हो या फिर आप किसी के कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को भी अनुमान कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इन्फर्ड हो रही है, आप इन्फर्ड कर रहे हो, तो वो अनुमान हो जाएगा, फाइनली वो इन्फ्रेंस हो जाएगा। इसीलिए वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। दोस्तों इसी तरह चरवाका ने और क्या कहा है? चरवाका ने ऑर्डिनरी परसेप्शन को माना था। चरवाका ने कहा कि मैं तो ऑर्डिनरी परसेप्शन मानता हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जो न्याय वैशेषिका की फिलॉसफी है, उन्होंने माना था कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन भी हमारे अंदर होता है। एक सामान्य, समानता नहीं है यहाँ पे, सामान्य लक्षण है ये, एक सामान्य लक्षण परसेप्शन भी होता है जिसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन कहते हैं। ऐसा चरवाका ने माना, जिसके थ्रू हमें एक जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनकी नॉलेज हमें होती है। ये हम न्याय वैशेषिका में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं और उसी टॉपिक पे किसी और फिलोसोफर ने कुछ अलग बात कही है, तो एक कंपैरेटिव व्यू देना ज़रूरी है। इससे आपके आंसर्स काफ़ी इनरिच होते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये रहा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि चरवाका ने किस तरीके से कंपैरिजन, कॉजल इफेक्ट थ्योरी और जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे रिजेक्ट किया है, और ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ को कैसे रिजेक्ट किया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर दोस्तों। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब सिविल सर्विस स्ट्रीम।